हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे द बॉन्ड ऑफ लव। ओके, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अपनी फैमिली में हम सबको कितना प्यार करते हैं ना, राइट। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, है ना। तो हम उनको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। इवन हम यू नो अपनी कुछ ऐसे पोजेशंस होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइक अगर आपका बचपन का कोई टॉय है, ठीक है, या आपका बचपन का कोई ड्रेस है, कोई बचपन की आपकी ऐसी मेमोरी है जो आपको किसी ने गिफ्ट की थी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने गिफ्ट की थी, आपके पेरेंट्स ने गिफ्ट की थी, आपके फ्रेंड्स ने गिफ्ट की थी, आपकी किसी स्पेशल टीचर ने गिफ्ट की थी आपको, और आपने उसको आज भी संभाल के रखा है, तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार होगा, उससे भी आपको एक बहुत ज़्यादा बॉन्ड ऑफ लव होगा, राइट। बॉन्ड का मतलब होता है कनेक्शन। तो हम अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, है ना, अपने इस नेचर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू वी लव ईच अदर, सो इन दिस वी हम किसको इंक्लूड करते हैं? क्या केवल ह्यूमन बींग्स को? क्या एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग को, लाइक इफ़ आई एम अ ह्यूमन बींग एंड आई लव माई पेरेंट्स, सो येस वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी लव ईच अदर। बट क्या मैं किसी ऐसी चीज़ को भी, या कोई ऐसी अपनी कोई ऐसी एनिमल को भी प्यार कर सकती हूँ जो ह्यूमन नहीं है? लाइक अगर मैंने बचपन में कोई प्लांट बना ग्रो किया हो, मतलब अपने गार्डन में उसको ग्रो करवाया हो, तो मैं बड़े होने के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, उससे दूर होना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे अगर मेरे पास कोई एनिमल है, लाइक हम पेट्स की बात करें तो आपके पास डॉग्स हो सकते हैं, आपके पास कैट्स हो सकती हैं, तो आप उनको अगेन बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। क्यों बहुत प्यार करेंगे? क्योंकि आपने उनको बहुत अपने बचपन से देखा, आप उसको लेकर आए थे, आपने उसकी ऐसी एक्टिविटीज़ देखी है जिससे पता चलता है कि वो आपको बहुत प्यार करती है या करता है, और आप उसको बहुत प्यार करोगे क्योंकि एक एनिमल भी है, उसमें भी फीलिंग्स होती हैं। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि एनिमल्स हैव फीलिंग्स, they are also living organisms, they have a heart, and this heart is again like human beings like us, in which there are emotions, there are sentiment. So in this story, yes, there's going to be an animal, but it's not going to be a pet, it's going to be a sloth bear. So this sloth bear, ये जो जानवर है स्लॉथ बेयर, ये एक वाइल्ड एनिमल है। वैसे तो पेट एनिमल नहीं है, डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, लेकिन ऑथर इसको अपने घर पे लाते हैं और इसको वो फिर पालते हैं, ठीक है, उसकी एकदम अच्छे से केयर करते हैं। और उसके बाद जो ऑथर की वाइफ होती है ना, उस फैमिली में जहाँ पे ऑथर ऑथर लाए थे, ऑथर की पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा इस लॉथ बियर को प्यार करने वाली थी ऑथर की वाइफ। तो ऑथर की वाइफ जो थी, एक बार क्या हुआ था, इस एनिमल को ज़ू में भेज दिया गया था ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि ये डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, ये हार्म कर सकता है, ऐसा मतलब हमारा सोसाइटी सोचती है। एंड इट्स ट्रू, क्योंकि ऐसा हुआ है मैक्सिमम केसेस में जब आपने वाइल्ड एनिमल को रेयर किया है। सो कुछ यू नो इट हैज़ गिवन अ बैड रिजल्ट, किसी ओनर की डेथ हो गई, तो इस तरह का कुछ होता है। जानवर जो होते हैं ना, वाइल्ड एनिमल्स, ये अपने ओनर को कई बार एक तरह से खा जाते हैं। लाइक शेर पाली तो वो खा गया, है ना, ऐसा होता है। बट हेयर ऑथर इज़ लक्की, तो उनको एक ऐसा अच्छा सा बियर मिलता है। रीज़न ये होता है कि ये जो बियर होता है, ये बहुत बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और ये बहुत शैतान था, लोगों को डर था ये खा ना जाए, काट ना जाए, तो इस वजह से इसको ज़ू में बेचना पड़ता है ना। इट्स ट्रू ऑल्सो एंड इट्स लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि आप एक वाइल्ड एनिमल को ऐसे घर में नहीं रख सकते हो, वो में भी आपको हार्म ना करे, क्योंकि हाँ इतना वो ज़्यादा एथिकल है, उसमें इतने ज़्यादा संस्कार है, इसमें इतने ज़्यादा, ये इतना ट्रेंड है ऑलरेडी कि ये आपको नहीं हार्म करेगा, क्योंकि आप उसके मालिकों में भी, ये दूसरों को एक स्ट्रेंजर समझ ले और खुला छोड़ दिया अगर इसको, तो ये उस स्ट्रेंजर को काट भी जाए। तो दैट इज़ द केस विद दीज एनिमल्स। तो अब इस वजह से क्या करा कि इसको ज़ू में भेज दिया। एंड एट दैट टाइम ऑथर्स वाइफ वॉज वेरी सैड, शी कांट कंट्रोल हर फीलिंग्स। एंड देन नेक्स्ट टाइम व्हेन शी विजिटेड टू द ज़ू, वो बहुत ज़्यादा उसको देख कर के शी हर टीयर्स ब्रोक डाउन। एंड देन व्हाट हैपेंड,
जब बंद होने वाला था ना आपका ये ज़ू होता है, तो उस समय पर जो बियर था और जो लेडी थी, दोनों बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोए। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज कि इन सारे इमोशंस फीलिंग्स को देख के और लोग भी जो थे ना, जो जिनकी ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी ऑल दो, है ना, तो गवर्नमेंट ही जो थी वो इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हुई। तो उन्होंने, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि एक ज़ू की चीज़ आपके घर पे आ जाए, तो ये ज़ू का एनिमल था जो इनके घर पे आ गया। तो हम पूरे चैप्टर को देखेंगे, ये तो मैंने आपको समरी दे दी है, ठीक है। कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में बना लूँ, मे बी इसके 2 पार्ट्स बन जाएँ। सो यहाँ पे अपन देखते हैं अब क्या है। स्लॉथ बियर इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज। तो स्लॉथ बियर कहाँ रहते हैं? ये आपके फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं, इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स और एट लोअर एलिवेशंस। तो ये थोड़ा आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अगर आप ज्योग्राफी में अच्छे, आपको पता होगा कि जो बियर्स होते हैं, स्लॉथ बियर या बियर हो, मैं तो स्लॉथ बियर को नहीं जानती, तो अब जो भी बियर्स होते हैं इन जनरल, ये आपको पता है ना, ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में, या फिर ये जो ग्रासलैंड वाले एरिया होते हैं जहाँ पे ग्रासेस उगती हैं, एंड लोअर एलिवेशन में, यानी जो पहाड़ी इलाके नहीं होते हैं, ग्रासलैंड वाले लोअर एलिवेशन पे समतल इलाके होते हैं, तो ग्रासलैंड्स में ये आपको मिलते हैं। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर्स एंड लॉन्ग मसल्स। तो ये इनके बारे में है, बहुत बड़े बड़े इनके हेयर्स होते हैं और इनकी लॉन्ग मसल्स होती है। Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food. तो ये जो होते हैं स्लॉथ बियर्स, ये अपने क्लॉज की हेल्प से डिगिंग कर सकते हैं और अपने मुंह की हेल्प से, इनका मुंह देखो आगे से थोड़ा ऐसा निकला हुआ होता है, तो जो गड्ढे होते हैं उसमें ये अपनी इस यू नो अपने लिप्स को डाल करके जो चीज़ें होती हैं उनको निकाल पाते हैं, ठीक है। एक ट्यूब जैसी बना लेते हैं अपनी, मतलब माउथ की, ये है ना। तो ये इसको अपने डिग, मतलब गड्ढे में डाल सकते हैं और जो सामान होता है नहीं, निकाल लेते हैं डीप इनटू द ग्राउंड से। और ये हार्ड टू रीच एरियाज़ में, लाइक डेड ट्रीज़ हो गए, अपने खाने के लिए उनको डेड ट्रीज़ के पास जाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी ये आराम से पहुँच जाते हैं। देयर मेन फूड इज़ टर्मिट्स। टर्मिट्स होते हैं आपके इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स होते हैं, ये खाते हैं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड अ वाइल्ड एनिमल? मतलब देखो, एक डोमेस्टिक एनिमल तो फिर भी हम जानते हैं, हाँ थोड़ा सा आज के टाइम पे लोगों को एनिमल्स पालने का बहुत शौक है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं ना, लोग फिर भी इनको रेयर कर लेते हैं, इनको पाल लेते हैं, इनको टेम कर लेते हैं। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स मैंने बहुत कम सुना है, एंड ये मेरी पहली ऐसी कहानी है जिसमें मैं ये सुनने वाली हूँ कि यार वाइल्ड एनिमल को पाला है, सच बता रही हूँ, है ना। सब शुरू करते हैं। आई विल बिगेन विद ब्रूनो। तो ये ब्रूनो कौन है? माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। तो ये वही बियर है जिसके बारे में हम बुक में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। तो उसका नाम क्या है? देखो, ब्रूनो, ठीक है। माई वाइफ्स पेट, माई वाइफ्स पेट क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार वाइफ ही स्लॉथ बियर को करती थी। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। तो देखो, जैसे अपन किसी भी एनिमल को लेने का प्लान बनाते हैं और तब जाके लेते हैं, लेकिन ये जो ब्रूनो है ना, इनको ये एक्सीडेंटली मिला है। इनका कोई प्लान व्लान नहीं था कि ये ब्रूनो को ख़रीदेंगे, लेकिन कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है कि ये इस ब्रूनो से मिल जाते हैं और ब्रूनो को ये अपनी वाइफ के लिए ले आते हैं। तो अब कहानी जाती है 2 years बैक में, 2 साल पीछे। हुआ क्या होता है? 2 years अगो
वी वर पासिंग थ्रू शुगर केन फील्ड नियर मैसूर। तो मैसूर के पास जो शुगर केन होता है, गन्ने की जो फील्ड होती है, गन्ने का जो मैदान होता है मैसूर में, हम वहाँ पे थे। हम वहाँ से गुज़र रहे थे, जा रहे थे। 2 साल पहले की बात है कि हम जा रहे थे थ्रू द शुगर केन फील्ड नियर मैसूर। ठीक है, मैसूर के पास जो शुगर केन फील्ड्स जो थी, वहाँ पे लोग घूम रहे थे। और ये शुगर केन फील्ड्स कहाँ पे थी? मैसूर में थी। ठीक है, people were driving away the wild pig from the field by shooting at them। तो क्या हो रहा था, जो लोग थे ना, वहाँ पे कुछ वाइल्ड पिग्स आ गए थे शुगर केन फील्ड पे, जो कि मैसूर में थी। तो लोग क्या कर रहे थे, उन वाइल्ड पिग्स को भगाने के लिए, ड्राइविंग यानी भगाने के लिए, वो उन वाइल्ड पिग्स को गोली मार रहे थे। फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम। सम वर शॉट, कईयों को तो मार दिया, और कई जो थे भाग गए। ठीक है, वी थॉट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम। तो अब क्या हुआ कि अब हमें लगा कि सारे एनिमल्स भाग गए हैं, सब शांत हो गया, लेकिन तभी एक वाइट कलर का सॉरी ब्लैक कलर का स्लॉथ बियर आया, जो कि पैंटिंग यानी कि हाफ रहा था, हाफ ना। ठीक है, हाफ रहा था वो, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो भाग रहा था बहुत देर से, और अब उसको थोड़ी सांस हो जाती है ना, हम कहते हैं, तो सांस हो गई थी उसको थोड़ी सी। हो नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर, वॉन्ट ओनली यानी कि विदाउट एनी रीज़न, मैं उस स्लॉथ बियर को नहीं मारूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट यानी एनिमल, हम वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं बीस्ट, तो यहाँ पे है वाइल्ड एनिमल, बियर की बात हो रही है, जो वाइल्ड एनिमल है ना। तो अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे पुअर बीस्ट के लिए, मतलब बुअर के लिए, उस बियर के लिए, मेरे दोस्त ने, मेरे कंपेनियंस ने ये नहीं फील किया कि हमें उसे फालतू में शूट नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे लिखा है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट। मतलब जैसे मैंने दया दिखाई थी, तो उन्होंने वो दया नहीं दिखाई, और प्रॉम्प्टली अचानक से ही क्या हुआ, मेरे किसी एक दोस्त ने बियर को शूट कर दिया ऑन द स्पॉट, और उसकी डेथ भी हो जाती है। अब देखते हैं। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that black fur on its back moved out and left the prostrate body। तो क्या हुआ, ये जैसे आपका एनिमल है, और इस एनिमल के ऊपर कुछ ऐसा एक और एनिमल बैठा हुआ है। तो ये एनिमल तो मर गया। अब ये जो ऊपर बैठा हुआ है उसके, ये वहाँ से बाहर निकल गया। तो एक्चुअली ये क्या था, ये आपके 2 स्लॉथ बियर थे। ये थी मम्मा स्लॉथ बियर, ये थी बेबी स्लॉथ बियर। मम्मा स्लॉथ बियर मर गई थी, उसके ऊपर बेबी स्लॉथ बियर था, जो अपनी मम्मा की बैक पे चढ़ कर के भाग रहा था। तो अभी जो मम्मा स्लॉथ बियर के मरने के बाद जो बेबी स्लॉथ बियर था, वो वहाँ से उठ जाता है, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी यानी डेड बॉडी, जो गिरी हुई बॉडी है, डेड बॉडी है ना वो, तो उसको वहाँ छोड़ देता है। प्रोस्ट्रेट होता है लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स। तो ये एक डेड बॉडी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, डेड बॉडी, किसकी डेड बॉडी है वो? बियर की। आप इसको कह सकते हो मम्मा बियर। ये थी मम्मा बियर। तो मम्मा बियर के ऊपर वो एक छोटा सा ब्लैक कलर का जो बियर था वो बैठा हुआ था। देन वी सॉ इट वॉज अ baby bear that had been riding on its mother's back. When the sudden shot had killed her, the little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful नॉइज़। तो क्या हुआ, अब वो बेबी बियर जो था वो अपनी मम्मी की पीठ से उठ जाता है जब उसकी मम्मी को मार दिया जाता है, और जो लिटिल क्रिएचर
अपनी मम्मी की, वो मम्मी है ना उसकी पेरेंट है ना, तो उसकी अपनी मम्मी की डेड बॉडी के अराउंड, जो उनकी गिरी हुई बॉडी है, डेड बॉडी है, उसके अराउंड घूमे जा रहे हैं और एक बहुत पिटीफुल, बहुत मतलब सैड वाली आवाज़ें वो निकाल रहा है। ठीक है। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। अब वो उस बच्चे को, उस बेबी बियर को पकड़ने की कोशिश करता है। इट्स स्कूटेड यानी वो भाग जाता है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे रखा है रैन अवे, वो बेबी बियर भाग जाता है डर के मारे शुगर केन फील्ड के अंदर। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियन, अब जो ऑथर है वो अपने कंपेनियन के साथ उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और आखिरकार वो उसको ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, है ना। इट बाय अ स्क्रफ ऑफ इट्स नेक वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग एंड हुक्ड क्लॉज। सो क्या हुआ है यहाँ पे, फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियन आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक। स्क्रफ ऑफ इट्स नेक होती है नेक के थ्रू उन्होंने उसको पकड़ लिया। और अब जो होता है वो उनके चेहरे पे स्क्रैचेस मार रहा होता है जो बेबी बियर है। ठीक है, अपने हुक्ड क्लॉस के हेल्प से वो उनके ऊपर स्क्रैचेस मार रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, अपने को बचाने के लिए, लेकिन वो पास नहीं हो पाता अपने काम में, मतलब अपने को बचाने में। बचा ही रहे होते हैं वैसे जो ऑथर थे उनको, उस बेबी बियर को, बट वो बेबी बियर डर रहा था। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो उसको एक गनी बैग में यानी बोरे में भर देते हैं। एंड ही ब्रॉट, वी हैड ब्रॉट, तो मतलब एक गनी बैग वो अपने साथ लाए थे, तो उसमें उसको भर देते हैं बेबी बियर को। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर, तो जो ऑथर हैं ये मैसूर में आए थे एंड नाउ ही इज़ गोइंग बैक टू बैंगलोर। बैंगलोर में इनका अपना हाउस है। आई ड्यूली प्रेजेंटेड, बहुत खुशी से वो अपने उस बेबी बियर को प्रेजेंट करते हैं टू हिज वाइफ, मतलब जो ऑथर है वो अपनी वाइफ को बैंगलोर में जाकर के वो जो प्रेजेंट है बहुत खुशी से देते हैं। और उन्हें एनिमल्स का बहुत शौक था उनकी वाइफ को, सो शी वॉज डिलाइटेड। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक एंड आफ्टर डिस्कवरिंग दैट द कब वॉज बॉय शी क्रिस्टियनड इट ब्रूनो। तो अब क्या हुआ, जब उनको ये पता चला कि वो जो बियर है वो एक बॉय बियर है, तो वो उसका क्रिस्टियन यानी कि नामकरण करते हैं और उसका नाम रखते हैं ब्रूनो। ठीक है, उस बियर का नाम रखते हैं ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, फिर ब्रूनो ने बॉटल से मिल्क भी पीना शुरू किया। It was but a step further, and within a very few days, he started eating and drinking everything else. तो अब क्या हुआ, बहुत धीरे धीरे, बहुत मतलब बहुत जल्दी से, एक्चुअली धीरे नहीं, बहुत जल्दी से, कुछ ही दिनों में। ठीक है, जो ब्रूनो था वो पहले बहुत छोटा था और तब से वो बहुत सारी चीज़ें खा लेता था। एंड देन अब जैसे बड़ा हुआ तो कुछ ही टाइम में वो बहुत सारी चीज़ें खाने लग गया। ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। एंड यहाँ पे ऑथर कहते हैं एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, उसके लिए एवरीथिंग बिल्कुल ठीक शब्द है, क्योंकि वो कुछ भी खा सकता था। वो पॉरेज, पॉरेज होता है खिचड़ी, तो खिचड़ी भी खा लेता था। मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट, वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, मीट, करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज। तो क्या होता था, यस, वो जो था वो पॉरेज, खिचड़ी को बहुत शौक से खा लेता था, जो किसी भी इंग्रेडिएंट की हो। ठीक है, वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से खाता था, फ्रूट बहुत खाता था, नट्स खाता था, मीट खाता था, करी भी खाता था, राइस भी खाता था। और उससे बिल्कुल इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसमें कितना चिली और मिर्च मसाला है, वो तो बस खा लेता था। कॉन्डिमेंट होता है मिर्च मसाले। ठीक है, ब्रेड भी वो खाता था, एग्स भी वो खाता था, चॉकलेट्स भी वो खाता था, स्वीट्स भी खाता था, पुडिंग्स भी खाता था, आइसक्रीम भी खाता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे एक्सेट्रा 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 ये जो है ये शो कर रहा है इन्फिनिटी, कितनी चीज़ें वो खा सकता है, उसकी कोई लिस्ट नहीं थी। एज फॉर ड्रिंक्स, तो अभी हमने जो बात की थी वो हमने सारी बात की थी जो सॉलिड चीज़ें वो खाता था। अब ड्रिंक्स की बात करें तो मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्वर एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड, वो कुछ भी पी सकता था। आई इट ऑल वेंट डाउन विद relish, वो सारी चीज़ें बड़े मज़े से खा लेता था। ठीक है,
अब बियर बिकेम वेरी अटैच टू आर टू अल्सेशियन डॉग्स। अल्सेशियन डॉग्स होते हैं आपके ये जो जर्मन शेफर्ड्स होते हैं ना, जिनको हम जीएसडी कहते हैं। मेरे पास एक जीएसडी डॉग है, तो ये होते हैं आपके डॉग्स होते हैं, डॉग्स होते हैं आपके जीएसडी डॉग्स हम कहते हैं। जीएसडी होते हैं जर्मन शेफर्ड डॉग्स। तो इनके पास 2 अल्सेशियन डॉग्स थे, 2 जर्मन शेफर्ड डॉग्स थे, और इनके पास जो थे, है ना, ये तो क्लियर हो गया। सो जो बियर्ड था वो बहुत ज़्यादा जल्दी दोस्त बन गया था 2 अल्सेशियन डॉग्स से। एंड टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ आर टेनेंट लिविंग इन आर बंगलो। तो उनके बंगलों में जो उनके टेनेंट, मतलब जो उनके रहते थे ना किराएदार, उनके बच्चों से भी वो बहुत अच्छे से खेलता था, मस्ती करता था। ठीक है। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज। अब यंगर डेज, जब तक छोटा था तब तक खुले घूम पाता था, है ना। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसको बांधने लग गए वो, क्योंकि वो थोड़ा डेंजरस होता गया। तो वो बचपन में बहुत मस्ती करता था, खुला रहता था, बच्चों के साथ खेलता था, अल्सेशियन डॉग्स के साथ खेलता था। एंड ही स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन अ बेड। और उनके बेड पे सो भी जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। बिफेल का मतलब होता है हैपेंड। एक दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ एक घटना घटी। आई पुट डाउन पॉइजन। पॉइजन था बेरियम कार्बोनेट, टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। तो उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में जो था पॉइजन रखा हुआ था, बेरियम कार्बोनेट, सो दैट वो जो रैट्स आ गए हैं, माइस यानी चूहे हुए आ गए हैं, उनको मार सके। ठीक है। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। तो अब ब्रूनो ने क्या किया, वो घुस गया उनके लाइब्रेरी में जहाँ पे बेरियम कार्बोनेट पॉइजन रखा हुआ है, और वो सारा का सारा पॉइजन खा गया। और अब अफेक्ट क्या हुआ, उसको पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। तो इतना पैरालिसिस बढ़ गया कि वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स। अपने घुटनों की हेल्प से वो ड्रैग कर रहा था अपने को टू माई वाइफ, मतलब वो उनकी ऑथर की वाइफ की तरफ अपने को ड्रैग करते हुए पहुंचा रहा था। ठीक है। और जैसे ही वो अपनी वाइफ के पास, मतलब वो ब्रूनो जो है ऑथर की वाइफ के पास पहुंच गया, वाइफ ने इनको आवाज़ लगाई ऑथर को। सो वाइफ ने, जो इनकी वाइफ है ऑथर ने, इन्होंने इनको आवाज़ लगाई ऑथर को। आई गेस्ड वॉट हैड हैपेंड। मुझे पता चल गया था क्या हुआ होगा, और मैं जल्दी से कार को उठा करके वेट के पास जाता हूँ, वेट के घर जाता हूँ। और अब वेट क्या कहता है, केस ऑफ पॉइजनिंग केम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। ठीक है, ये कहता है। और तभी उनकी मेडिकल बुक निकल आई। ठीक है, जो डॉक्टर है उन्होंने अपनी मेडिकल बुक निकाली। फिवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन। ठीक है, और जल्दी जल्दी उन्होंने इलाज करना शुरू किया। व्हाट पॉइजन डिड यू से? बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट, सॉल्ट, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे ये जो बात थी ना, ये वाली जो बात थी, ये जो बात थी, ये किसने कही थी? ये कही थी ऑथर ने। ठीक है। केस ऑफ पॉइजनिंग टीम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। और तभी जो थी डॉक्टर की किताबें निकली, उसने सर्च किया और उन्होंने पूछा व्हाट पॉइजन डिड यू से? बेरियम कार्बोनेट। ये बेरियम कार्बोनेट, सॉल्ट, बेरियम कार्बोनेट, सिम्पटम्स, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ। ठीक है, जस्ट मिनट सर। तो अब वो कहते हैं डॉक्टर जस्ट मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज। मैं अपना इंजेक्शन और मेडिसिन लेके आता हूँ। ठीक है। फिर इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद वो कार में गए अपने। ब्रूनो को अभी भी जो थी फ्लाउंडरिंग हो रही थी। देखो, फ्लाउंडरिंग का मतलब है स्ट्रगलिंग टू मूव। वो अभी भी मूव नहीं कर पा रहा था अपने आप को। ठीक है। फिर उसके बाद उसको
स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प, अभी वो अपने स्टम्प मतलब हिला पा रहा था, अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा था, स्ट्रगलिंग टू मूव, तो अभी भी वो अपने कुछ चला नहीं पा रहा था, घुटनों के बल पर वो बस थोड़ा थोड़ा सा मूव कर पा रहा था और बहुत कमज़ोरी उसकी हो रही थी, कुछ वॉमिटिंग भी हुई, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, होल्ड हिम एवरीबडी, ठीक है। इन गोज द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक होता है बड़ा सा इंजेक्शन उसके अंदर चला जाता है। ब्रूनो स्क्वील्स 10 cc, ब्रूनो है हल्का सा चिल्लाता है, उसके अंदर 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। 10 मिनट लेटर क्या होता है, कंडीशंस अभी भी कुछ नहीं बदली हैं, फिर अगला 10 cc इंजेक्शन दिया गया। 10 minutes लेटर ब्रीथिंग लेस स्ट्रेट्रस, तो उसकी जो सांस लेने में जो दिक्कत थी, यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ी सी अभी भी थी, नॉइजी ब्रीथिंग हो रही थी उसको। ब्रूनो अभी भी अपने, अब ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। 30 मिनट्स बाद ब्रूनो जो था वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है, ठीक हो जाता है एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, फिर आराम से खाता है और वो हमको इस तरह से देख रहा होता है, as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. तो ब्रूनो अब इतना मस्त होता है कि मतलब हमें देख के ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कह रहा है कि क्या बेरियम कार्बोनेट मेरे जैसे इतने बड़े शरीर का क्या बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो ब्रूनो अभी भी खा ही रहा है। अनदर टाइम क्या होता है, ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन्ड, ये गैलन क्या है, यूनिट है, ठीक है, मेजरमेंट की यूनिट है, फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टुडबेकर एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्मिट्स। तो यहाँ पे क्या है, अनदर टाइम अगली बार क्या हुआ, 1 गैलन आप कह सकते हो एक डिब्बा, और मतलब जो ओल्ड इंजन ऑयल था वो रखा हुआ था, जो कि इन्होंने यूज़ किया था अपने स्टुडबेकर को, अपनी एक अमेरिकन कार थी उसको, उसके सम्प को साफ़ करने के लिए, ठीक है, जो क्योंकि उसमें कुछ कीड़े वगैरह लग गए थे तो उसको साफ़ करने के लिए उन्होंने यूज़ किया था। और अब वो सारा का सारा ये पी भी जाता है, ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक लॉट, बहुत सारा पी जाता है, बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इसका ब्रूनो पे कोई बहुत बुरा असर नहीं पड़ा था इस इंजन ऑयल का। महीने बीतते गए, ब्रूनो अब बड़ा हो गया था, ठीक है, और कितना बड़ा हो गया था, जो इनके 2 अल्सेशियन डॉग थे उनके बराबर वो हो गया था। सो ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम, जब आया था बहुत छोटा था, बहुत बड़ा हो गया था। He had equaled the Alsatians in height and had even overgrown them. तो उन दोनों को मिला कर के 2 अल्सेशियनों को आप खड़ा कर दो तो उनकी हाइट का वो हो गया था, इवन उससे भी ज़्यादा का हो गया था। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, अभी भी वो उतना ही मतलब प्यारा था, मिस्चीवियस था और प्लेफुल था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, तो वो हमारे को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और सबसे ज़्यादा वो प्यार करता था ऑथर की वाइफ को। शी लव्ड हिम टू, जो ऑथर की वाइफ थी वो भी ब्रूनो को बहुत प्यार करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अब जैसे ब्रूनो बड़ा हो गया था उन्होंने ब्रूनो का नाम बदल के बाबा कर दिया था। ये बाबा का एक हिंदुस्तानी वर्ड है सिग्निफाइंग अ स्मॉल बेबी, एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, और ये जो बच्चा था ये बहुत सारी कुछ मतलब ट्रिक्स भी करता था, लाइक इसको कुछ कमांड दो तो उसको फॉलो करता था, लाइक बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, तो वो क्या करता था, जो भी उसके आसपास होता था तो वो उसको मार देता था, ठीक है। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड अ गन, तो बाबा को कहो कि होल्ड गन, तो वो जो स्टिक है उसको पकड़ लेता था एंड वो उस स्टिक को आपकी तरफ पॉइंट करेगा, लाइक वो आपको शूट कर रहा है ना।
और बाबा को आप बोलो बाबा वेयर्स बेबी। सो वो इमिजिएटली क्या करता था, एक प्रोड्यूस करता था, इमिजिएटली प्रोड्यूस एंड क्रैडल द स्टिक। तो उसके पास एक स्टिक थी, तो उसको पकड़ के वो स्टम्प ऑफ वुड कह लो, आप स्टिक कह लो, उसको पकड़ के वो ऐसे झुलाता था एंड केयरफुली उसको वो स्ट्रॉ बैड में रख देता था। लेकिन टेनेंट्स के बच्चों की वजह से वो ब्रूनो जो था या जो बाबा था उसको चेन करना पड़ा। चेन यानी कि बांध के रखना पड़ता था मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ, तो इनके बेटे ने और इनकी वाइफ ने और इनके फ्रेंड्स ने इनको एडवाइस किया टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर। ही वॉज गेटिंग टू बिग, बहुत बड़ा हो गया था टू कीप एट होम। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस वो मान जाती हैं हैस्टिली एंड बिफोर शी कुड चेंज द डिसीजन यहाँ माइंड अ लेटर वॉज रिटन टू क्यूरेटर ऑफ द जू। तो जिससे पहले वो अपना दिमाग बदलती कि यार अब छोड़ो नहीं देना मुझे, लेटर भेज दिया जाता है क्यूरेटर को ऑफ द जू, और डेड यू वॉन्ट द टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन। सो वो कहता है येस। अब जो इसको ब्रूनो को या बाबा को आप कह सकते हो केज में ले जाया जाता है फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। तो 87 माइल्स दूर इनसे अब लेके गए वो। अब वो सब बहुत ज़्यादा उसको याद करते थे, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। एक तरह से उनको रिलीफ भी मिला था क्योंकि बहुत बड़ा था, वो उसका हैंडल करने में दिक्कत होती थी। बट इनकी जो वाइफ थी बहुत दुखी थी, इनकंसोलेबल। शी वेप्ट, रोती थी, और फ्रेटेड मतलब हमेशा दुखी रहती थी उसके बारे में, सोच सोच कर उन्हें बहुत दुख होता था। फर्स्ट फ्यू डेज में शी वुड नॉट ईट अ थिंग। फिर उन्होंने कई सारे लोगों को मतलब क्यूरेटर को कई सारे लेटर्स लिखे, जैसे हाउ वॉज बाबा, बैक केम द रिप्लाइज वेल बट फ्रेटिंग, मतलब वो थोड़ा चिंतित रहता है, अनहैप्पी रहता है। क्यूरेटर लिख के भेजता है कि ठीक है, बट थोड़ा अनहैप्पी रहता है। ही रिफ्यूज टू ईट फूड ऑल्सो, खाना भी नहीं खाता। उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रेंड्स मैसूर जाते थे तो ये लोग उनसे भीख मांगते थे, बेग करते थे कि प्लीज़ आप एक बार जू में जा कर के देख लीजिए बाबा कैसा है। They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at zoo said he was fretting. बहुत कमज़ोर हो रहा है, कुछ खा नहीं रहा, ये बताते हैं सारे कीपर्स। मतलब सारे जो लोग देख कर आए थे वो कीपर से जब पूछते तो यही बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है इसके साथ। 3 महीनों से आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। देन वॉट हैपन, एक दिन उनकी वाइफ कहती हैं आई मस्ट सी बाबा, either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. तो अब इनकी ज़िद हो जाती है इनकी वाइफ की कि मुझे बाबा को देखने जाना है। तो अब वो बाबा को देखने के लिए जाती हैं। फ्रेंड्स हैड कॉन्जेक्चर्ड यानी कि फॉर्म्ड एन ओपिनियन बाय गेसिंग। तो उन्होंने अपनी एक ओपिनियन बना ली थी कि बाबा कैसा होगा, है ना। तो अब वो जो इन्हें लग रहा था कि एंड लेडी को कि जो बाबा है बियर है वो इनको पहचान नहीं पाएगा। आई हैड सो टू, उन्होंने भी यही सोचा था कि वो जो बाबा है उनको पहचान नहीं पाएगा। बट जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं, है ना, कुछ ही दूर वो जाते हैं और उसके जैसे तो बहुत दूर होते हैं, बाबा उनको देख लेता है एंड रिकॉग्नाइज, उनको पहचान लेता है। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस। अब वो बाबा के पास जाती हैं, पेटेड हिम थ्रू द बार्स। जो जैसे बार ही तो होते हैं ना, उसमें झील जैसे ही तो होता है जू में जो केजेस बने होते हैं, ऐसे ऐसे बार्स होती हैं, तो इसके बीच में से वो उसको प्यार करती हैं एंड
then stood on his head in delight. उसके सर को सहलाती है. Next she asked she would not leave that cage. उसको वो क्या क्या खिलाती है. टी पिलाती है, लेमोनेड पिलाती है, केक खिलाती है, आइसक्रीम खिलाती है एंड वॉट नॉट. अब क्लोजिंग टाइम आ गया था एंड वी हैड टू लीव. माई वाइफ क्राइड बिटरली. बहुत बुरी तरह से वो रोती हैं. बाबा भी बहुत बुरी तरह से रोता है. और ये सब देख कर के जो क्यूरेटर है उसको बहुत दुख होता है, कीपर्स को बहुत दुख होता है. दे फेल डिप्रेस सैड. एज फॉर मी, उन्हें तो पहले से ही उन्होंने अपना दिमाग बना लिया था ये सब होना है ना. आई न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. ओ प्लीज़ सर, आई शी आस्क्ड क्यूरेटर. क्यूरेटर्स कहती है प्लीज़ सर, मे आई हैव माई बाबा बैक. क्या वो अपने बाबा को फिर से अपने घर ले जाए. हेसिटेंटली, मतलब थोड़ा हेसिटेशन में. ही आंसर्ड मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ. तो जो क्यूरेटर होते हैं वो कहते हैं कि मैडम ये जो है जू का प्रॉपर्टी है एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है. अब ये हेसिटेंटली वो कहता है. आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. तो वो कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नहीं दे सकता. मेहनत तो मैं करता ही हूँ आशिमा. बट इफ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बैंगलोर अग्री सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक. तो अब जो क्यूरेटर होता है वो कहता है लेकिन एक तरीके अगर आप इसे ले जाना चाहते हो तो मेरे बॉस है बैंगलोर में, वो सुपरिटेंडेंट हैं हमारे, आप उनसे पूछो. अगर वो हाँ कहते हैं सो यस. देयर फॉलो द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर. अब उनकी रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती है बैंगलोर में और इसके साथ साथ उन्हें सुपरिटेंडेंट से भी मिलना होता है और वो जाते हैं सुपरिटेंडेंट्स बंगलो में. टीयरफुल प्लीडिंग, बहुत रोती हैं और कहती हैं बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर. दुखी है हम एक दूसरे के बारे में. विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी. ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन. अच्छा इंसान था और उसने कहा यस. और इवन नॉट ओनली दैट बट ही रोड द क्यूरेटर टेलिंग. वो क्यूरेटर को ये भी कहता है टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग बियर टू बैंगलोर. बहुत बड़ा था ब्रूनो बाबा, तो उसको वो ले जाने के लिए एक बड़ा सा केज भी लैंड करता है. बैक वी वेंट. फिर हम मैसूर जाते हैं आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर. सुपरिटेंडेंट के लेटर के साथ. बाबा वॉज ड्राइविंग इन टू अ स्मॉल केज. उसको छोटे से केज में ले आते हैं. होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार. उसको कार के टॉप पे रख के लाते हैं. जो केज था वॉज टाइड सिक्योरली एंड अ स्लो एंड अ केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड. वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कुलीस, मतलब जो कुली थे वर एंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड. एक आइलैंड बनाया गया था बाबा के लिए. इट वॉज अ 20 feet लॉन्ग एंड 50 feet वाइड. और वो ड्राई पिट से, मूट से, पिट होता है मूट होता है गड्ढे से, 6 feet वाइड एंड 7 feet डीप गड्ढा बनाया था जिसमें उसको रखा गया. एक वुडन बॉक्स था that once housed fowls was brought and put on the island for बाबा. बाबा के लिए रखा गया to sleep in at night. straw भी रखी गई थी inside to keep him warm and his baby. the rugged twisted, तो ये वही ट्विस्ट थे ना जो उनकी झाड़ फूक थी, तो वो भी बाबा उसको अपनी बेबी कहता था तो उसको भी रखा गया. स्टम्प जो वुड के थे along with his gun, piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. कुछ दिनों में जो कुलीस थे hoisted the cage onto the island and बाबा उसमें रहने लगा. He was delighted standing on his hind leg. He pointed his gun and cradled his baby. उनकी जो वाइफ थी वो घंटों वहाँ बैठा करती थी चेयर में while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too.
उनकी जो वाइफ घर पे अपने आइलैंड से जब आती थी घर पे, इट वॉज इंटरेस्टिंग कैसे आती थी। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। उन्होंने मैंगो ट्री पर एक रोप टांग दी थी विद अ लूप एट इट्स एंड। पुटिंग वन फीट ऑन द लूप शी किक्स ऑफ with the other to the bridge, the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. Then वो घर आ जाती थी। बट हु कैन से कि एक स्लॉथ बियर में दिमाग नहीं है, फिक्शन नहीं है, मेमोरी नहीं है, एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वो बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत केयरिंग भी होते हैं। ये पूरा चैप्टर था द बॉन्ड ऑफ लव। थैंक यू।